जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ग्रुप डी का प्रैक्टिस सीरीज शुरू किया है। ठीक, तो इस जीएस प्रैक्टिस सीरीज में ग्रुप डी 2022 के लिए जो सीरीज हमने शुरू किया है, इसमें आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ही कम रहते हैं, बट उन कुछ क्वेश्चन में ही आपको इतने सारे अदर फैक्ट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं जिससे कि आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक कराए गए हैं जीएस से रिलेटेड, आप उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? गला, छाती, सिर या उदर में? तो अगर हम थायराइड ग्रंथि की बात करें तो जो थायराइड ग्रंथि है वो शरीर के किस भाग में होता है? गले में होता है। जी हाँ, कहाँ होता है? गले में। थायराइड ग्रंथि बढ़ने की वजह से क्या होता है? घेंघा नामक रोग भी होता है। ठीक, और इसका उपचार क्या है या इसका बचाव क्या है? तो इसका बचाव ये है कि खाने पे आप आयोडीन का प्रयोग करें। अब आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो आपने सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक। ठीक, आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कर सकते हैं। प्याज में भी आयोडीन की मात्रा हो सकती है, तो आप खाने के साथ प्याज का उपयोग करके आयोडीन की मात्रा को पूरी कर सकते हैं। या जितने समुद्र से निकलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी आयोडीन की मात्रा होती है। इसीलिए गवर्नमेंट पहले ही क्या करती है कि वो नमक में आयोडीन मिला करके प्रोवाइड कराती है जिससे कि इसकी पूर्ति हमारे शरीर में हो सके। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है गन धातु मिश्रण है। साइंस का क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि साइंस पूछी जाती है तो साइंस का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। गन धातु जिसे हम क्या कहते हैं? गन मेटल। क्या कहते हैं? गन मेटल भी कहते हैं। गन मेटल के साथ साथ इसे एक और नाम दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले तो नोट कर लीजिएगा। क्या नाम दिया जाता है इसे? लाल पीतल भी नाम दिया जाता है। किसे? गन मेटल को लाल पीतल भी नाम दिया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग ये होता है कि इससे क्या बनते हैं? मूर्ति बनती हैं। ठीक है, मूर्ति बनते हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए बाइक वगैरह होते हैं, इसमें जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पुर्जे, जिसको हम पुर्जा बोलते हैं, तो पुर्जों का भी निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ किसके लिए प्रयोग में आते हैं? तो ये जो है बर्तन भी इनसे बनाया जाता है। और गियर जिससे गाड़ी या बाइक में आप गियर लगाते हैं ना, तो उस गियर को भी किससे बनाया जाता है? लाल पीतल या गन धातु से बनाया जाता है। अच्छा, मिश्रण या मिश्र धातु क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो जो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब चार ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चार ऑप्शन को देखने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो गन धातु होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर। ठीक है, कॉपर की कितनी मात्रा होती है? कॉपर की मात्रा होती है लगभग इसमें 88%। दूसरा क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। टिन की मात्रा कितनी होती है? टिन की मात्रा जो होती है 8 से 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 8 से 10। और क्या होता है? कॉपर, टिन और क्या होता है? और इसमें जिंक भी होता है। ठीक है, कॉपर, टिन और जिंक होता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। कॉपर भी है, टिन भी है और जिंक भी होता है। तो गन धातु किससे मिलकर के बनता है? कॉपर, टिन और जिंक से बनता है। इसलिए हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सा सही मिलान नहीं है। अब आपको सही मिलान इसमें से नहीं देखना है। नींबू, सब जानते हैं कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। जबकि समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे ला जो रहेगा वो हाफ रहेगा। अंगूर में क्या पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, जबकि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो चारों के चारों ही जो है वो सही है, इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, चारों ही सही है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नासिक से। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। त्र्यंबक नामक पहाड़ से निकलती है। त्र्यंबक नामक पहाड़ कहाँ पे है? वहीं पे एक शहर भी है त्र्यंबकेश्वर, एक धार्मिक स्थल भी है त्र्यंबकेश्वर के ही नाम से, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर के गुजरती है, तो कहाँ से होकर के गुजरती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। और ये
इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं वेनगंगा, सबसे लंबी सहायक नदी इसकी वेनगंगा है। दूसरी कौन सी सहायक नदी है? पेनगंगा, ठीक है। ऐसी तरह से कई सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, वेनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वेनगंगा है, सॉरी गोदावरी है। और गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? वेनगंगा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के बहती है गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? कुम्हार का चाक, आग, लोहा या गेहूं? भाई मिट्टी के बर्तन तो मिले ही हैं ना, हड़प्पा काल से मिट्टी के बर्तन मिले ही हैं, है ना। आग की भी, राख भी मिला हुआ है, तो आग की भी जानकारी थी। गेहूं वगैरह भी मिले हैं, अनाज भी मिले हैं, तो गेहूं की भी जानकारी थी। किसकी जानकारी नहीं थी उन्हें? लोहे की जानकारी नहीं थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज किसने की है? 1921 में दयाराम साहनी। किन्होंने? दयाराम साहनी ने और उनकी टीम ने मिल करके इसकी खोज की है। कांस्य युग के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। कृषि और क्या था? पशुपालन था। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? अब खरीफ 3 तरह की फसलें होती है। एक तो हो गया खरीफ, दूसरा हो गया जायद और तीसरा हो गया रबी, ठीक है। तो अगर हम रबी की बात करें तो जो रबी की फसल होती है ये कब बोई जाती है? ये शीत ऋतु में बोई जाती है। अगर हम जायद की बात करें तो ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है ना। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, खरीफ की बात करें, तो ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है जून जुलाई में, है ना। जैसे धान वगैरह हो गया, जून जुलाई में बोया जाता है ना, तो वो सभी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर के लगभग काट ली जाती है। जायद की फसल है ग्रीष्म में, यानी कि अप्रैल मई में बोई जाती है और जुलाई तक ये काट ली जाती है। फिर उसके बाद रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? तो ये काटी जाती है फरवरी मार्च तक काट ली जाती है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो अगर हम खरीफ की फसल की बात करें, देखिए जो चना है ये शीत का फसल हो गया, है ना, रबी का फसल हो गया। तो बचा कौन सा? तिल और मक्का। ये कब की है? ये खरीफ की फसलें हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दें। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, शॉर्ट वीडियो अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़रूर सजेस्ट करिए। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए।